प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। शिक्षक प्रशिक्षण बीएड द्वितीय वर्ष विषय शिक्षा एवं लैंगिक मुद्दे पाठ्यक्रम संबंधी आज जो प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए टॉपिक है वो है शिक्षक, शिक्षा एवं परिवर्तन की भूमिका। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक का समाज में बहुत ही विशेष महत्व है। शिक्षा के बिना कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक उसके बारे में सोचना समझना भी असंभव है, और शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षक परिवर्तन ला सकता है। आज जिस संदर्भ में अपन पढ़ेंगे, शिक्षा की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, किस अनुसार शिक्षा चलती है तथा शिक्षा देने के पीछे क्या उद्देश्य है, शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में क्या अंतर है, उसके साथ साथ परिवर्तन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है और शिक्षा देने के बाद शिक्षित व्यक्ति में क्या परिवर्तन आता है, ये सब बातें इस टॉपिक के माध्यम से विद्यार्थियों आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ध्यान दोगे, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यह बहुत ही पुरानी परिभाषा है। द्विमुखी प्रक्रिया का तात्पर्य दो मुखों से नहीं है, अर्थात दो व्यक्तियों से है। शिक्षा दो व्यक्तियों के मध्य आपसी वार्तालाप है। एक व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त करने वाला और एक शिक्षा देने वाला। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बात से समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। द्विमुखी प्रक्रिया में शैक्षिक शिक्षा पद्धति के अनुसार, जैसे नाम से स्पष्ट है, द्विमुखी अर्थात दो मुख, एक विद्यार्थी दूसरा शिक्षक। किसी कक्ष में या किसी स्थान विशेष पर छात्र को शिक्षा देने के लिए दो का होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों में से द्विमुखी जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसमें वाचक के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है और शिक्षार्थी, एक शिक्षा देने वाला दूसरा शिक्षा ग्रहण करने वाला। इसको प्राचीन समय में गुरु और शिष्य भी कहते थे, आज भी कहते हैं, गुरु और इधर शिष्य। गुरु द्वारा जिस शिक्षा पद्धति के माध्यम से छात्र को शिक्षा दी जाती थी और शिक्षार्थी अर्थात शिष्य द्वारा जिस प्रकार शिक्षा ग्रहण की जाती थी, इन दोनों के मध्य जो वार्तालाप अर्थात जिस प्रकार की प्रक्रिया चलती थी उसे द्विमुखी प्रक्रिया बताया गया है। द्विमुखी प्रक्रिया में प्राय शिक्षक आगे बोलता है तथा शिक्षार्थी या शिष्य उस बात को सुनता है, फिर फीडबैक लेने के लिए शिक्षक के द्वारा उसका वापस रिपीटेशन अर्थात दोहरान किया जाता है। जैसे गुरु द्वारा कुछ बातें बताई जाती है, शिष्य उन बातों को सुनता है। पुनः शिक्षक द्वारा उसका फीडबैक लेने के लिए जब शिष्य से उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें विचारों का आदान प्रदान और भाषाओं का आदान प्रदान होता है, इससे उसे फीडबैक पता चल जाता है कि शिक्षार्थी शिक्षक के माध्यम से क्या सीखता है। यह प्रक्रिया बहुत ही प्राचीन प्रक्रिया है। गुरुकुलों में इस प्रकार की प्रक्रिया चलती थी। जिस समय गुरु शिष्य को शिक्षा देते थे वहां पर मंत्र उच्चारण तथा आगे गुरु द्वारा बोल करके कई मंत्रों का उच्चारण किया जाता था और शिष्य अर्थात छात्र उन मंत्रों का उच्चारण दोहराता था। धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण दोहराने के बाद में इस प्रकार की एक प्रक्रिया से छात्र गुजरता था कि उन्हें विभिन्न प्रकार के श्लोक कंठस्थ किए जाते थे और करवाए भी जाते थे। वह थी एक द्विमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी प्रक्रिया प्राचीन प्रक्रिया है। दूसरी जिस शिक्षा पद्धति, जिस प्रक्रिया की बात आधुनिक समय में शिक्षक और शिक्षा के संदर्भ में अपन करते हैं, वो है त्रिमुखी प्रक्रिया। देखिए विद्यार्थियों, त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षा के 3 अंग बताए गए हैं। द्विमुखी प्रक्रिया में
शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका, गुरु शिष्य का संबंध होता है। त्रिमुखी प्रक्रिया का संबंध आधुनिक शिक्षा पद्धति से है। प्यारे विद्यार्थियों, पहले समय में कोई लिखित पाठ्यक्रम नहीं होता था। गुरु द्वारा जो शिक्षा शिष्य को दी जाती थी वो मौखिक शिक्षा होती। समय परिवर्तन के साथ साथ शिक्षक द्वारा जिस प्रकार शिक्षार्थी को, शिष्य को शिक्षा दी जाती थी, उसमें अधिकांश चीजें उस समय कंठस्थ नहीं करवाई जाती थी, क्योंकि अक्सर प्राचीन काल में गुरु द्वारा जो श्लोक शिष्य को सिखाए जाते थे, कालांतर में गुरु की मृत्यु के बाद में कई बार शिष्य के माध्यम से उसका उच्चारण सही तरीके से नहीं हो पाता था, और जब वही शिष्य किसी का गुरु बनकर के शिक्षा देता था तो कई बार रटी रटाई विद्या के कारण अक्षर उसका उच्चारण सही तरीके से नहीं होता था और अर्थ का अनर्थ बन जाता था। धीरे धीरे शिक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता हुई। सुधार की आवश्यकता में आधुनिक समय में त्रिमुखी प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है। त्रिमुखी प्रक्रिया में 3 चीजें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। पहला, नंबर 1, ध्यान दोगे विद्यार्थियों, गुरु अर्थात शिक्षक। शिष्य अर्थात छात्र। मैं ब्रैकेट में इसलिए समझाना चाहता हूं कि आपको आसानी होगी समझने के लिए वास्तव में द्विमुखी और त्रिमुखी प्रक्रिया में क्या क्या था। तीसरा इसके बीच आता है जिसके बिना कोई भी ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता है, वो है पाठ्यक्रम अर्थात पुस्तक। आधुनिक त्रिमुखी प्रक्रिया के अंदर इन 3 चीजों को विशेष रूप से जोड़ा गया है। गुरु द्वारा शिष्य को एक निश्चित पाठ्यक्रम अर्थात पुस्तक के माध्यम से सिलेबस के अनुरूप जो चीजें पढ़ाई जाती है वह त्रिमुखी प्रक्रिया का अंग है, अर्थात 3 मुख वाली शिक्षा, गुरु, शिष्य और पाठ्यक्रम। आज के समय में पाठ्यक्रम भी निश्चित है। शिष्य द्वारा जो शिक्षा ग्रहण की जाती है, गुरु द्वारा कई बार कई चीजें जो पढ़ाई जाती है समय अनुसार शिष्य भूल भी जाता है, पाठ्य पुस्तक का सहारा लेकर पुनः उन चीजों को याद कर सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने ये बात जो बताई है वो आपके शिक्षा पद्धति की त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली बात है। द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया में यही अंतर है कि द्विमुखी प्रक्रिया के अंदर गुरु शिष्य यानी छात्र और शिक्षक दोनों की भूमिका होती है, जबकि त्रिमुखी प्रक्रिया के अंदर शिष्य, गुरु, शिष्य और उसके साथ साथ पाठ्यक्रम अर्थात शिक्षक, छात्र और पुस्तक तीनों का जब सहयोग होता है तब ये शिक्षा पद्धति शुरू होती है। आधुनिक समय में त्रिमुखी प्रक्रिया शिक्षा पद्धति को अपनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया शिक्षा में क्या होती है। अब अपन बात करते हैं शिक्षक, शिक्षा एवं परिवर्तन की भूमिका में शिक्षक का क्या योगदान है। शिक्षक शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार समाज में परिवर्तन ला सकता है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी भी शिक्षक को शिक्षा देते समय अपना मूल कर्तव्य समझते हुए एक बात महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी होती है कि शिक्षा का स्तर हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। शिक्षा देते समय शिक्षक हमेशा अपने विषय में निपुण होना जरूरी है। उन्हें सभी तरीके से उस शिक्षा के बारे में ध्यान होना आवश्यक है तथा जिस विषय के बारे में वो छात्रों को ज्ञान दे रहा है उसका उसे नॉलेज पूर्ण रूप से होना जरूरी है। जब समाज में शिक्षक श्रेष्ठ शिक्षा देगा अर्थात बेहतर या अच्छी शिक्षा देगा तब समाज में अपने आप परिवर्तन दिखाई देंगे। जब तक कोई भी शिक्षक स्वयं अभ्यास करके शिक्षा सही तरीके से देना पसंद नहीं करेगा तब तक किसी भी प्रकार से समाज में परिवर्तन होना असंभव कार्य है।
शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ होना चाहिए। शिक्षक स्वयं को भली भांति पूर्व में ये पता कर लेना चाहिए कि मुझे किस विषय में क्या नॉलेज है। जब शिक्षक शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण विषयों के संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उस शिक्षा को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करता है और विद्यार्थी उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद में समाज में उस शिक्षा का जिस प्रकार उपयोग होता है और उस शिक्षा के माध्यम से जितने भी व्यक्ति शिक्षित होते ही संस्कार प्राप्त कर लेते हैं अर्थात समाज में परिवर्तन लाना प्रारंभ कर देते हैं, तब वो श्रेष्ठ शिक्षा कहलाती है। इसीलिए हमेशा गुरु का अर्थात शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि वो बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करे। यहाँ तक कि स्वयं शिक्षक को ये सोचना जरूरी है कि मुझे किस प्रकार बेहतर ढंग से शिक्षा देनी है और शिक्षा के बाद मुझे क्या परिवर्तन बच्चों में लाना है। इसीलिए श्रेष्ठ शिक्षा परिवर्तन की प्रथम सीढ़ी है। परिवर्तन अगर आप किसमें करना चाहते हो तो आपको बेहतर और श्रेष्ठ शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, शिक्षा हमेशा समाज के अनुसार होनी चाहिए। देखिए अपन कई बार देखते हैं कई स्थानों पर अशिक्षित लोग समाज में बहुत ज्यादा होते हैं। अशिक्षित लोग होने के कारण शिक्षा का स्तर कुछ निम्न रहता है। समाज की स्थिति, समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या, साथ ही साथ युवा वर्ग की संख्या और वृद्ध लोगों को ध्यान में रखते हुए उनके अकॉर्डिंग जब अपन शिक्षा देंगे तब समाज शिक्षित होगा और समाज में व्याप्त बुराई और कई प्रकार की रूढ़िवादी परंपराओं को एक शिक्षक समाप्त कर सकता है। जब तक समाज के अंदर आप शिक्षा सही तरीके से लाने हेतु प्रयास नहीं करोगे तब तक समाज में शिक्षा के माध्यम से सुधार नहीं हो सकता है। समाज की स्थिति, व्यवस्था, समाज में रहने वाले लोगों और उनके स्तर को देखते हुए हमेशा हमें शिक्षा के स्तर को परिवर्तित करना चाहिए। जब तक आप समाज में उसके अनुसार शिक्षा नहीं दोगे, समाज की स्थिति और अनुसार आप समाज में उन्हें युवा वर्ग को प्रोत्साहित नहीं करोगे, तब तक शिक्षा देने के बाद भी शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं। प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति और आधुनिक काल की शिक्षा पद्धति में जब हम तुलना करते हैं तब कई चीजें सामने आती है। एक समय में गुरु शिष्य संबंध बहुत मधुर होते थे और शिष्य गुरु की आज्ञा अनुसार समाज में जाकर के इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक के सामने वचनबद्ध होता था। लेकिन आधुनिक समय में धीरे धीरे प्राय परिवर्तनशील संसार में वह सब बातें अब परिवर्तित हो गई है। इस कारण से समाज में पहले लोगों की तरह शिक्षा आज नहीं दी जा रही, न ही ऐसे शिष्य रहे, न ही आज्ञा पालन करने वाले गुरुओं के श्रेष्ठ शिष्य रहे हैं, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ साथ अब अपेक्षाएं अपन नहीं कर सकते। इसके अलावा तीसरी बात है व्यक्ति विकास की शिक्षा। देखिए व्यक्ति शिक्षा का स्तर ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति का विकास हो। शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति में हर व्यक्ति परिवर्तन देखना चाहता है। जब तक व्यक्ति में स्वयं में विकास नहीं होगा तब वो दूसरे व्यक्तियों में विकास की अपेक्षा ही नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहले स्वयं का विकास होना बहुत ही जरूरी है। जब स्वयं व्यक्ति के अंदर शिक्षा प्राप्त करने के बाद में व्यक्तित्व का विकास होगा तब व्यक्ति हमेशा दूसरों में विकास करने की चेष्टा रखेगा। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान देना है, व्यक्तित्व विकास, स्वयं व्यक्ति का विकास सबसे पहली बात है। कोई भी युवा वर्ग या बालक जब विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने जाता है तब शिक्षक पे भरोसा करता है। उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो भी मुझे गुरु ज्ञान देंगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। जब ये बातें शिक्षक विद्यार्थी के सामने करता है कि मैं जो ज्ञान आपको दे रहा हूँ वो बहुत ही बेस्ट ढंग से और बेहतर तरीके से आपको देने की कोशिश करता हूँ, तब विद्यार्थी आपके ऊपर विश्वास करेगा। और शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि हमेशा विद्यार्थी को
व्यक्तित्व विकास, नैतिक गुणों के विकास, चारित्रिक विकास, साथ ही साथ समाज में इस प्रकार का युवा तैयार करे जो आगे चल करके समाज में परिवर्तन लाने के आधार पर जीवन जिए। जब कोई विद्यालय जाने और आने के बाद में व्यक्ति में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, तब शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहता है। इसीलिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उसका उपयोग समाज, राज्य और देश के लिए होना जरूरी है। धीरे धीरे अगर एक शिक्षक अच्छे बालक को शिक्षा देना प्रारंभ करेगा, वह अच्छा बालक धीरे धीरे समाज में और 2 लोगों को शिक्षित करेगा। 2 लोग उन परिवारों से जुड़ेंगे जहां शिक्षा की कमी है, 2 परिवार से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार कड़ी से कड़ी जब बनेगी, अपने आप शिक्षा के माध्यम से समाज में सुधार होना स्वाभाविक है। व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षक की भूमिका भी जरूरी है। साथ ही साथ शिक्षा का स्तर शिक्षक और शिक्षार्थी के अनुरूप होना चाहिए और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। आगे देखिए विद्यार्थी, आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद में आत्मनिर्भर न बनना चाहता हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज के विभिन्न रीति रिवाजों के अनुसार उनका पालन करता है तथा स्वयं समाज के और परिवार के भरण पोषण के लिए नित्य काम करता है। समाज शिक्षित युवा वर्ग से और शिक्षक से अपेक्षा ये रखता है कि उनके परिवार का बालक जब शिक्षक को सौंपा जाता है, तब उसे अपेक्षा ये की जाती, मेरे बालक को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। और जब बालक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद में वही शिक्षक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने की चेष्टा रखता है। कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, महात्मा गांधी ने ये कहा था कि भारतीय शिक्षा पद्धति में व्यावसायिक पाठ्यक्रम जोड़ने का उद्देश्य एक ही है कि व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद में कभी भी बेरोजगार न रहे। यहाँ तक कि उन्होंने ये बात भी कही थी कि उस शिक्षा और प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा में वैकल्पिक विषय के तौर पर ऐसे कुछ विषय जोड़े जाए जिससे विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ अन्य यंत्र, औजार, साथ ही साथ छोटी बड़ी कलात्मक वस्तुएं और विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े सामग्री बनाने का अनुभव सीख ले, जिसके कारण स्वयं शिक्षा प्राप्त करते समय उसे उन सामग्री से आय भी हो और विद्यालय का भी विकास हो। कहने का मतलब गांधी जी ने इस बात को इसलिए स्पष्ट किया था कि बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो, यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। अगली बात, शिक्षा शारीरिक विकास एवं जीवन मूल्यों की शिक्षा होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा जब भी अपन प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में चारित्रिक विकास भी होना बहुत ही जरूरी है। जब तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में शारीरिक रूप से अर्थात चारित्रिक विकास नहीं होगा, तब तक जीवन मूल्यों का कोई महत्व नहीं रहेगा। व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद में स्वयं के विकास के साथ साथ जीवन के उन मूल्यों को प्राप्त करना चाहता है जिसकी समाज और घर परिवार उससे अपेक्षाएं रखते। जब तक व्यक्ति स्वयं का विकास, स्वयं के चारित्रिक गुणों का विकास करने के बाद में जीवन मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करेगा, तब व्यक्ति का चारित्रिक विकास शिक्षा के माध्यम से स्वतः ही हो जाएगा। शिक्षक का ये दायित्व है, शिक्षक की ये भूमिका है कि बालक में शारीरिक विकास करने हेतु प्रयासरत रहे और समय समय पर विकास की दृष्टि अनुसार स्वयं बालक को विकास के लिए प्रेरित करे और कौन कौन सी चीजें हैं जो चारित्रिक विकास के लिए बालक को कच्ची उम्र में जरूरी है, उनके अनुरूप उनको शिक्षा देना जरूरी है। अब विद्यार्थियों, आपको शिक्षक शिक्षा एवं परिवर्तन की भूमिका के माध्यम से 5 बिंदु समझाने की कोशिश की, जिसमें शिक्षक का क्या दायित्व है, शिक्षा क्यों जरूरी है, शिक्षक द्वारा शिक्षा देने के बाद में क्या क्या परिवर्तन लाया जा सकता है समाज में, साथ ही साथ
शिक्षा की कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है? दो प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है, द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया, अर्थात दो मुखी प्रक्रिया और तीन मुखों की प्रक्रिया। या मुखों से संबंध है, द्विमुखी प्रक्रिया यानी शिक्षक और शिक्षार्थी यानी गुरु और शिष्य, जबकि त्रिमुखी प्रक्रिया के अंदर गुरु, शिष्य और पुस्तक, अर्थात अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम, इन चीजों के बारे में आपको समझाएंगे। इसके आगे अगले टॉपिक में आपको कल समझाया जाएगा।